जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली न्यूज़ है कि आरपीएफ ट्राइंग टू क्लियर ओवर ब्रिज व्हेन प्लेटफॉर्म फॉर कुंभ स्पेशल चेंज दिस लेड टू अ स्टैम्पेड। तो अभी हाल ही में दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक स्टैम्पेड हुआ था, उसमें कई लोगों की जान गई थी और उससे रिलेटेड ही न्यूज़ है। आरपीएफ के बारे में आया हुआ है कि आरपीएफ ओवर ब्रिज क्लियर कर रही है। ठीक है, तो हमारे लिए ये सब जानना ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरपीएफ के बारे में जानना ज़रूरी है कि आरपीएफ जो बॉडी है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। स्टैब्लिश हुई थी आपके 1957 आरपीएफ एक्ट से, पर फॉर्म जो हुई थी ना 1872 ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, और ये एक्ट से बनाया गया था। याद रखेंगे, जो एक्ट है आरपीएफ एक्ट वो 1957 को पास किया गया था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है आरपीएफ। दूसरी न्यूज़ हम देखते हैं। दूसरी न्यूज़ है यूएपीए से। आसाम इन्वोक्स यूएपीए अगेंस्ट पाक एक्सपर्ट हु वर्कड विद गोगोईज वाइफ। तो यहाँ पर न्यूज़ है कि यूएपीए जो है वो लगाया गया है, एक पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं और उन पर लगाया गया है ये यूएपीए। तो यूएपीए क्या है ये देख लेते हैं हम। यूएपीए है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है फ्रीडम ऑफ अंडर आर्टिकल जो हमारे 19(1) में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये सारे जो हैं आपके जो फंडामेंटल जो फ्रीडम्स होते हैं उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है इस एक्ट से। और इसके अलावा भी इस एक्ट में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल, ठीक है, टेररिस्ट के लिए। ठीक, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल को डेजिग्नेट किया जा सकता है टेररिस्ट। याद रखें, इंडिविजुअल जो है ये 2019 में अमेंडमेंट करके इंडिविजुअल भी डाला गया था। सबसे पहले इसके पहले क्या होता था, यूएपीए में ऑर्गेनाइजेशंस आती थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट किया जाएगा टेररिस्ट। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि ये जो एक्ट है वो पूरे इंडिया में एक्सटेंडेड है, पूरे इंडिया में लागू है। इसके अलावा एक न्यूज़ और भी है कि हमारे नए जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, और इसके अलावा एक जो इलेक्शन कमिश्नर है वो भी बने हैं विवेक जोशी। हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है और प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट। तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो प्रोसेस होता है, इसमें एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके जो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसमें 2 मेंबर होते हैं और भी, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा और एक लीडर ऑफ अपोजिशन या जो भी लार्जेस्ट पार्टी का लीडर। ठीक है, तो ये होती है सिलेक्शन कमेटी जो अपॉइंट करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर को। सैलरी जो होती है इनकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर की, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। और रिमूवल प्रोसेस होता है जज के, जो सुप्रीम कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है वैसा ही होता है, जो मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ठीक, अब इसके अलावा आप आगे देखते हैं हम। आर्टिकल 324 याद रखेंगे, चीफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूज़ है, कतर के आमिर जो हैं वो इंडिया में विज़िट किए हैं। ठीक है, और ट्रेड, एनर्जी और टेक से रिलेटेड हमारे यहाँ जो है काफ़ी पैक्ट साइन हुए हैं इनके बीच में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि भाई कतर जो है वो किसका बॉर्डर है, सऊदी अरेबिया का है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, कतर का जो बॉर्डर कंट्री एक ही बॉर्डर है बस, सऊदी अरेबिया। अब एक और न्यूज़ यहाँ पे ये थी कि अभी हमने देखा था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे इंडिया। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे काफ़ी हो रहा है और अभी भी ऑन गोइंग जो है डील चल रही है कि क्या क्या जो है कुछ रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये अभी आगे हम देखेंगे, पर फिलहाल ये ध्यान में रखना है कि 25% टैरिफ स्टील और एल्यूमिनियम में लगाया जा चुका है। इसके अलावा हम ये भी एक डील साइन करेंगे कि 500 बिलियन ट्रेड जो है वो हम करेंगे 2030 तक, इंडिया और यूएस मिलकर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फिर से एक न्यूज़ में है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे लिए जानना जरूरी है, क्या है ये। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है को आया था। इसमें ये बताया गया कि इसमें प्रिजर्व किया जाएगा रिलीजियस जो कैरेक्टर था प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन इंडिया एज इट वाज ऑन अगस्त 1947। मतलब कि 1947 में जो कैरेक्टर था, जो भी नेचर था, सपोज कोई हिंदू टेम्पल था, वो हिंदू टेम्पल ही रहेगा, उसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, जो अगस्त 1947 में स्टेटस था मोनूमेंट्स का
अगर वो टेम्पल या कोई मस्जिद था तो वही रहेगा, उस पर कोई कन्वर्जन नहीं होगा, उसको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बोला गया है। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अयोध्या। अयोध्या को मतलब इसमें एक्सेप्शन रखा गया है, इस एक्ट से बाहर रखा गया है। तो हम इसमें देख भी सकते हैं कि अयोध्या जो कि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाया गया था और इसके बाद डिसीजन आया था कि यहाँ पे अयोध्या टेम्पल बनेगा, उसके कुछ दूर बाद वो बनाया जाएगा मस्जिद। और आगे हम इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने देखा जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे बने हैं ज्ञानेश कुमार, और इसके अलावा हमारे जो एक इलेक्शन कमिश्नर भी नए बने हैं, विवेक जोशी, ठीक। राजीव कुमार इससे पहले थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और है जो रिलेटेड है आपका यूनियन कार्बाइड वेस्ट डिस्पोजल। सुप्रीम कोर्ट इश्यूज़ नोटिस टू सेंटर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नोटिस भेजा है सेंटर को कि जो आपका ये है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में, और तो यहाँ पर क्या है कि जो वेस्ट है उसको डिस्पोज़ किया जाए, ठीक है। जो हजार्डस केमिकल वेस्ट है उसको वहाँ से डिस्पोज़ किया जाए। इसके रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया नोटिस सेंटर को। ध्यान देंगे ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है। और इसमें जो गैस रिलीज़ हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी रिलीज़ हुई थी और कब ये इंसिडेंट हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट था, 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। ये आपकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, इसमें कई लोगों की जान गई थी और तब से वहाँ पर जो वेस्ट वगैरह है अभी तक पूरी तरीके डिस्पोज नहीं किया गया है। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है नोटिस सेंटर को कि उसको डिस्पोज करिए। देखिए सीपीसीबी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सीपीसीबी जो है रिपोर्ट शोज हाई फीकल लेवल्स इन प्रयागराज ड्यूरिंग महाकुंभ, ठीक है। तो फीकल लेवल जो है बताया गया कि सीपीसीबी ने काफ़ी ज़्यादा लेवल उसका है प्रयागराज में, ठीक है। अभी महाकुंभ चल रहा है यहाँ पर। तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि सीपीसीबी जो बॉडी है उसका काम क्या होता है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1974 को बनी थी। देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र किया गया हो, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिनको हम बिल लाते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, और उसको पास करते हैं, प्रेसिडेंट का जब सिग्नेचर होता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जिस मतलब जो अगर पार्लियामेंट के थ्रू लॉ बनाकर अगर कोई बॉडी बनाई जा रही है तो उसे हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। पार्लियामेंट के लॉ जब पार्लियामेंट लॉ पास करती है तब जो बॉडी बनती है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और याद रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं होता है। एक और बॉडी होती है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। वो ऐसी बॉडी होती है जो ना ही पार्लियामेंट उसको लॉ बनाती है और ना ही वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाता है, उसको गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट बना देती है, जैसे नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग ना ही ये पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन करती है अंडर द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। तो जो भी एयर एक्ट में चीज़ें बताई गई उसको डील करता है ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसमें सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है वो चल रहा है 3 लैंग्वेज पॉलिसी का, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। तो तमिलनाडु खासकर जो स्टेट है वो अपोज करती है 3 लैंग्वेज फार्मूला का। हमें इंपॉर्टेंट यहाँ जानना है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या। जैसे देखिए कोई भी स्टेट है, जैसे सपोज करिए मैं तमिलनाडु का ले लूँ, तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज फार्मूला अगर अप्लाई होता है तो इसका मतलब क्या है कि एक वहाँ पे तमिल लैंग्वेज होगी, एक होगी इंग्लिश और एक होगी हिंदी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी ये जो है हर एक स्टेट में होना चाहिए, और उसके बाद जो भी स्टेट की लैंग्वेज है वो भी एक लैंग्वेज उसमें से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है फार्मूला 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कि तमिलनाडु अपोज करती है। और याद रखेंगे एजुकेशन जो है वो है कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। तो स्टेट की भी एक तरीके से स्टेट का भी राइट है कि उन्हें एक्सेप्ट करे ये 3 लैंग्वेज फार्मूला कि ना करे, ठीक। अच्छा, नेशनल एजुकेशन जो प्लान है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी की रिकमेंडेशन में आया था। इसमें थोड़ा और जान लेते हैं कि जो ये इसमें टारगेट्स हैं कुछ, जैसे इसमें अर्ली चाइल्डहुड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किया जाएगा फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू सेकेंडरी एजुकेशन बाई 2030, ठीक है।
2030 तक जो क्या करना है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन तक फ्री करना है एजुकेशन को बाय 2030। ठीक, एक बार याद रखेंगे कि जो एजुकेशन है वो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं 17, उसमें 4 नंबर पे आता है, सस्टेनेबल SDG गोल 4। ठीक है, इसके अलावा इसमें और टारगेट है 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 100% करना है प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, और इसके 50% जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में भी करना है 2035 तक, 2035 तक। हायर एजुकेशन आप समझ लो सब ग्रेजुएशन वगैरह ये सब जो आ जाता है। इसके अलावा एक ध्यान रखेंगे जो कैरिकुलम में है ना, वो बनाया गया है 5+3+3+4। ये क्वेश्चन में आ जाता है, पूछा जाता है, इनफैक्ट ये सब टारगेट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो ये कैरिकुलम है इसको भी समझेंगे हम लोग 5+3+3+4 को, कि ये 5 का मतलब है फाउंडेशन लर्निंग दी जाएगी 3 से 8 साल के बच्चों को। उसके बाद 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज में रखा जाएगा 8 से 11 साल के बच्चों को। फिर 3 साल मिडिल स्टेज में जाएंगे बच्चे 11 से 13 साल के एज में। और फिर 4 साल जो है सेकेंडरी स्टेज होगा, जिसमें हम 14 से 18 साल, जिसमें क्लास 10 से लेकर 10th 11th 12th जो है उसमें वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्टेज होता है 14 से 18 साल के बीच में। तो ये ध्यान रखेंगे 5+3+3+4। अब आगे कुछ 1-2 और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, देख लेते हैं हम। कॉन्क्लेव यहाँ पर जो हुआ है, बैफ्टा अवार्ड्स दिए गए हैं। तो कॉन्क्लेव जो थ्रिलर है उसको मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, और एक ड्रामा में मिला है ब्रूटलिस्ट को। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कॉन्क्लेव बेस्ट फिल्म है और ड्रामा है, जो ड्रामा नाम है उसका द ब्रूटलिस्ट को अवार्ड्स मिले हैं। तो ये दिमाग में रखेंगे कि पूछा जाता है अवार्ड्स वगैरह। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मतलब न्यूज़ है कि रेजिंग इंश्योरेंस कवर फॉर डिपॉजिटर अबव 5 लाख अंडर एक्टिव कंसिडरेशन। देखिए अभी क्या है ना कि अगर आपका अकाउंट है बैंक में किसी में, और बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो आपको अप टू 5 लाख रुपीज़ एज इंश्योरेंस जो है वो मिलेगा। और ये चीज़ कवर की गई है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के अंदर। ठीक है, ये एक सब्सिडरी है RBI की। तो आपको DICGC जो है इंश्योर करती है अप टू 5 लाख। ठीक है, 5 लाख जो है इंश्योर्ड, मतलब बैंक के डिपॉजिट, जो बैंक डिपॉजिटर्स हैं उनको इंश्योर्ड किया जाएगा कि 5 लाख रुपए तक को, अगर आप बैंक डूबती है तो 5 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा। तो ये जो लिमिट है ये इंक्रीज़ करने की बात जो है चल रही है कि इस लिमिट को और इंक्रीज़ किया जाए, मतलब इंश्योरेंस कवर और बढ़ाया जाए। अब एक और यहाँ पे न्यूज़ थी कि भाई जो इंडिया US न्यूक्लियर कॉरपोरेशन है, इसमें भी कुछ चीज़ें फिर से मॉडिफाई करने की बात चल रही है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है कि 1, 2, 3 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, तो इंडिया US न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट से रिलेटेड है 1, 2, 3 एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे कि 1, 2, 3 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इसके बाद यहाँ पर FII से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो FIIs हैं वो क्या करते हैं, मार्केट को अचानक से गिराते हैं और बढ़ाते यही हैं, अच्छा खासा पैसा डंप करते हैं और निकालते भी हैं। ठीक है, तो हमें ज़रूरी है कि FIIs के बारे में जानना। तो FII का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये इन्वेस्टर होते हैं या इन्वेस्टमेंट ग्रुप होता है, ये फंड होता है जो इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में, मतलब अपनी कंट्री में जो जहाँ पर वो रजिस्टर्ड होते हैं या ठीक है, या उनका हेडक्वार्टर होता है, उसको छोड़ के दूसरी कंट्री में जहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें हम FIIs बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे रजिस्टर्ड हैं या उनका हेडक्वार्टर है उसको छोड़कर दूसरी किसी कंट्री में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसे FIIs बोलेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे कि ये सब जो है इंक्लूड होते हैं पेंशन फंड्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी होते हैं, हेज फंड्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। ठीक है, ये FIIs हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक भी हो सकता है, पेंशन फंड्स भी हो सकते हैं, हेज फंड्स भी हो सकते हैं। ठीक, और ध्यान देंगे कि ये रेगुलेट बाय सेबी अंडर फेमा एक्ट 1999। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में इसको रेगुलेट किया जाता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इसमें। अभी 1-2 दिन पहले ही दिल्ली में अर्थक्वेक आया है। ठीक है, और यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि अर्थक्वेक दिल्ली में आ रहा है तो अर्थक्वेक दिल्ली किस जोन में है और किस बेल्ट में है। तो अरावली दिल्ली फोल्ड बेल्ट में है, ये ध्यान रखेंगे। और दिल्ली जो है 4th जोन में आता है। तो 4th जोन में आता है दिल्ली, जो कि एक हाई डैमेज रिस्क जोन है। ठीक है, और सेकंड हाईएस्ट क्लासिफिकेशन है, आप लाइक इसके ऊपर से 5th जोन है जो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन है। ध्यान देंगे कि जो अपना दिल्ली है, जोन 4 इन इंडिया इंक्लूड्स एरियाज
ऐसे एरियाज़ आते हैं जोन 4 में दैट आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस MSK 8 लेवल, ठीक है। ये क्या होता है? तो MSK 8 लेवल इंटेंसिटी जो है एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। MSK का मतलब होता है मेदवेदेव स्पॉनह्यूर कार्मिक स्केल। ये एक स्केल होता है जिसमें हम मेज़र करते हैं इंटेंसिटी रैदर देन स्ट्रेंथ या एनर्जी रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें हम इंटेंसिटी मेज़र करते हैं और मैग्नीट्यूड मेज़र नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी मेज़र करते हैं और जो स्ट्रेंथ या एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है वो नहीं मेज़र करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि इंटेंसिटी कितनी है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे MSK 8 लेवल इंटेंसिटी एक्सपीरियंस करता है जोन 4। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि जोन 5 जो है यहाँ गुजरात के कच्छ के पास है कुछ रीजन, और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल के पास कुछ रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ रीजन है, ठीक है। बिहार का कुछ जो है अपर पार्ट है और नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी ज़्यादा रीजन है, ठीक। और इसके बाद फिर यूपी का कुछ पार्ट आपका जोन 4 में आता है, दिल्ली तो हमने बता ही दिया है, यहाँ पे कुछ पार्ट है आपका 4। तो ये आप देख सकते हो मैप। तो ये रहा आपका इन ब्रीफ इंडियन एक्सप्रेस 18 फरवरी का। ऐसे ही डेली न्यूज़ जो है आएगा और आप बने रहिए हमारे चैनल में। धन्यवाद। जय हिंद।